Good morning, students. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss respiration in plants. Before we have discussed the photosynthesis. ठीक है, आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा उस वीडियो में कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, so before we are going to start, I have request, then please like, share and subscribe my channel. Your one subscribe gives me motivation to make more videos. चलिए, without wasting our time, let's begin our session respiration in plants. हमने पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की थी। अब बात कर रहे हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन, कैसे ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स, शुगर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मिनरल्स कैसे यूज करते हैं, कैसे वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए, हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। तो गैस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। प्लांट्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ऑक्सीजन को फॉर रेस्पिरेशन, और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जबकि क्या होता है, दे लेक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक एनिमल्स। एनिमल्स की तरह इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। जबकि प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जो रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, स्टोमेटा और लेंटिसल्स होते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, रीजंस क्या है कि प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं है, क्योंकि ईच प्लांट पार्ट बंडल्स इट्स ओन गैस एक्सचेंज। ठीक है, हर एक पार्ट को अपनी एक खुद का गैस एक्सचेंज के लिए जरूरत होती है। ठीक है, प्लांट्स हैव लोअर गैस एक्सचेंज डिमांड्स देन एनिमल्स। प्लांट्स को कम गैस एक्सचेंज होती है, डिमांड क्या होती है उनकी, कम होती है, इसलिए इनके पास क्या होते हैं, इसीलिए प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। शॉर्ट डिफ्यूजन होता है डिस्टेंस इवन इन अ लार्ज प्लांट। ठीक है, चलिए, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर और गैसेस एक्सचेंज के बारे में बात करें तो लिविंग सेल जो होती है, जो सरफेस पे होती है, यानी कि जो मोस्ट लिविंग सेल्स होती है प्लांट्स में, वो कहाँ होती है, जो सरफेस पे होती है, जो कि गैस एक्सचेंज का काम करती है। लेंटिसल्स जो होते हैं वो वुडी स्टेम होते हैं, थिक वुडी स्टेम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ओपनिंग होती है कहाँ पे, लेंटिसल्स में, फॉर गैसेस एक्सचेंज। इंटरकनेक्टेड एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, यानी कि लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स, स्टेम्स, रूट्स प्रोवाइड्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इन ऑल दिस ऑल क्या ऑल स्पेसीज, यानी कि इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस होते हैं। हमने स्टार्टिंग में हमने पेरेन्काइमा सेल्स के बारे में, स्टेम्स के बारे में, रूट्स के बारे में डिस्कस किया। हर एक पार्ट जो है प्लांट का वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ प्लांट गैस एक्सचेंज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है लीफ का क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पे क्या है, ऊपर वाले पार्ट में जो क्या है, ये स्टोमेटा है और गार्ड सेल्स है। ठीक है, ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या है, स्टोमेटा है, और गार्ड सेल्स प्रेजेंट है ग्रीन वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या है, अपर पार्ट है, अपर एपिडर्मिस है। फिर क्या है, पेलिसेड पेलिसेड मेसोफिल सेल्स है, ये है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। फिर क्या है, क्या आ जाती हैं, वेन वेस्कुलर बंडल शीथ आ जाती हैं, फिर लोअर एपिडर्मिस है, और फिर वैक्सीक्यूटिकल्स है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये जो पोर्स बने हुए होते हैं, ये जो पोर्स बने हुए हैं, यहाँ से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्लांट यूज करता है, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, तो हियर इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, देखिए, कंप्लीट कंबस्शन होता है ग्लूकोज का, जो कि प्रोड्यूस करता है CO2 और H2। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड मोस्टली एज अ हीट। फिर बात करते हैं हम कंट्रोल रिलीज, यानी कि प्लांट सेल जो होती है रिलीज करती है एनर्जी कुछ स्मॉल स्टेप्स में, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एटीपी की सिंथेसिस होती है, कुछ एनर्जी जो होती है वो यूज होती है एटीपी के, और यूज होती है, और एटीपी का सिंथेसाइज होता है। दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसके अंदर
क्या होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं एनॉर्बिक कंडीशंस के लिए, either as facultative or obligate anaerobes. They can partially oxidize glucose without oxygen through glycolysis. यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एनारोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस फिर भी हो जाती है, इसीलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल, इसको सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जबकि क्रेब साइकिल जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, विच रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बन जाता है, CO2 और H2। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की। ग्लाइकोलाइसिस जो है, पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस में। लोकेशन कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, जहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, पायरुविक एसिड में। ठीक है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज का सोर्स क्या होता है, प्लांट्स में ग्लूकोज डिराइव्ड होता है सुक्रोज से। ठीक है, वो कब बनता है, फोटोसिंथेसिस में, टू स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, और कहाँ से, और कार्बोहाइड्रेट से। हियर इट इज द प्रोसेस। देखिए, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ से ही। फर्स्ट फेज जो होता है वो रेस्पिरेटरी फेज होता है, जिसको फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और 2 ATP जहाँ पे यूज की जाती है। देखिए, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड में, और फिर डाइहाइड्रो डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, ये हम देखते हैं हमारा पूरा प्रोसेस क्या होता है। ये 4 स्टेप में बताया, जहाँ पे ATP यूज हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक, जहाँ पे 2 ATP कहाँ क्या हो गए, 2 ATP का यूज हुआ है, 2 ATP आर यूज्ड। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बारे में, कौन कौन से स्टेप्स है। फोस्फोराइलेशन, फिर आइसोमराइजेशन, और फिर क्या होता है, फोटोफोस्फोराइलेशन, और फिर क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज में हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है बच्चों, वो क्या कर लेता है, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर है आइसोमराइजेशन, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर उसका क्या होता है, फोस्फोराइलेशन होता है, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। स्प्लिटिंग हो जाती है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट स्प्लिट्स इनटू 2 molecules of 3 carbon compounds। ठीक है, हियर इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। चलिए हम देखते हैं, ऑक्सीडेज जो होता है, ऑक्सीडेटिव कन्वर्सेशन होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का और फॉस्फेट का, जिससे कि क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, और 4 मॉलिक्यूल क्या बनते हैं, ATP और NADPH प्रोड्यूस होते हैं। 4 molecules of ATP and 2 NADPH प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हियर इज द डायग्राम। चलिए अब हम खुद से बनाते हैं, खुद से करते हैं क्या है, चलिए अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। हम्म, ग्लूकोज जो है, देखिए बच्चों, ग्लूकोज जो है वो चेंज हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP चेंज हो रहा है ADP में। ATP इज कन्वर्टेड इनटू
एडीपी। क्लियर है यहाँ तक? ये कितने मॉलिक्यूल्स का है? ये 6 कार्बन का है। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो भी क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। फिर क्या बना? फ्रक्टोज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना बच्चों? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 6 कार्बन भी कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। अभी तक कार्बन की संख्या कम नहीं हुई, कार्बन नंबर कम नहीं हुआ है। और यहाँ पे भी एटीपी चेंज हुआ है एडीपी में। एटीपी इज चेंज इनटू एडीपी। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट से क्या बन गया? 2 एडीपी बन गया, एक फॉस्फेट का क्या हो गया? रिलीज हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बाई फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, ये भी कितने मॉलिक्यूल्स का है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे कुछ यूज नहीं हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट किस में चेंज हो जाता है? ये बन जाता है ट्रायोज फॉस्फेट में। ट्रायोज फॉस्फेट यानी कि ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ट्रायोज फॉस्फेट जिसको बोलते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P में। और ये क्या करता है? ये या तो ट्रायोज शुगर में बन जाता है या फिर ये क्या बनता है? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यानी कि ये जो ट्रायोज फॉस्फेट बना है ये क्या बना है? डाइहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये भी कितने कार्बन का है? यहाँ पे देखो 3 कार्बन आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए यहीं से बात करते हैं। फिर क्या बना? यहाँ पे क्या हुआ? NADP प्लस यूज हुआ है बच्चों। NADP प्लस चेंज हो गया किसमें? NADH में, NADPH में, NADPH में। और क्या बना? 2 मॉलिक्यूल बने हैं किसके? ट्राई बिस फॉस्फेट के, यानी कि 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं किसके? ट्रायोज बिस फॉस्फेट जिसको क्या बोला जा रहा है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। अब आगे इसी के आगे प्रोसेस है। ठीक है, इसी के आगे क्या बन रहा है? फिर हमने एडीपी यूज किया है। एडीपी चेंज हुआ है किसमें? एटीपी में। यहाँ पे देखो एडीपी चेंज हो रहा है एटीपी में। और क्या बन रहा है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है TPGA में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। और फिर क्या बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स किसके? 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, और ये क्या कर, यहाँ से क्या हुआ? वाटर का रिलीज हुआ। वाटर का रिलीज हुआ और क्या बना लिया? क्या बना लिया? फोस्फोइनोल पायरुवेट। कितने मॉलिक्यूल? फोस्फोइनोल पायरुवेट कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और ये ही कन्वर्ट किस में हो जाता है? यहाँ पे क्या होगा? एडीपी चेंज हो जाएगा एटीपी में। एडीपी से एटीपी में कन्वर्सेशन हुआ और क्या बना लिया? 2 molecules of phosphoenol pyruvate। ठीक है, फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाया और फिर क्या बना? 2 moles of
पायरुविक एसिड, 2 molecules of pyruvic acid. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तीन कार्बन का बना है। कहाँ से शुरू किया? 6 कार्बन से, और बना कितना? 3 कार्बन तक। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। पहले फिर से एक बार देख लेते हैं, चलिए फिर से एक बार देखते हैं। ग्लूकोज से, ग्लूकोज का 6 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक एटीपी यहाँ पे यूज हुआ है, दो एक एटीपी यहाँ यूज हुआ है, 2 एटीपी यूज हुए, लेकिन प्रोडक्शन कितना हुआ? 2 एटीपी का, 2 एटीपी यहाँ पे बना। ठीक है, और एनएडीपी का यूज हुआ, NADPH बना। कितना मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, फिर ट्रायोज पायरुवेट बना, जिसमें क्या हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पायरुवेट में, NADP प्लस चेंज हुआ NADPH में, 2 ट्रायोज बिसफॉस्फेट बना, यानी कि 1,3 बिसफॉस्फो एसिटिक एसिड, सॉरी ग्लिसरेट। फिर यहाँ पे बना ADP, ADP कन्वर्ट हुआ ATP में, और 3 फॉस्फो क्या बना? ग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना? फोस्फोग्लिसरेट बना, फोस्फोग्लिसरेट बना, और यहाँ से वाटर का रिलीज हुआ, और क्या बना? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फोस्फोइनोल पायरुवेट। ये बना फोस्फोइनोल पायरुवेट, और 2 फोस्फोइनोल पायरुवेट ये किस में चेंज हो गया? पायरुविक एसिड में। क्लियर है यहाँ तक? 10 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का 10 स्टेप है, एज यू कैन से हियर ऑल्सो। कैसे चेंज हुआ, आई होप समझ में आ गया होगा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। अगर हम इसको याद करें तो कुछ ट्रिक कर सकते हैं हम। हम्म, चलिए मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी ग्लाइकोलाइसिस की, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। अब हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांजैक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कैसे एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, 2 एटीपी यूटिलाइज होती है, 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है, और 2 NADH प्रोड्यूस होता है, ये हमने अभी देखा। एटीपी क्या हुआ? एटीपी used in the conversion of glucose to glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate से fructose 1,6 biphosphate में एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर लास्ट में एडीपी कन्वर्ट हो गया किसमें? एटीपी में। एटीपी इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ 1,3 bis phosphoglycerate से 3 phosphoglycerate and phosphoenol pyruvate to pyruvic acid। 2 NADH बना, जहां पे ट्रायो शुगर की बात कर रहे थे हम। इट इज फॉर्म व्हेन 3 phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3 bis phosphoglycerate। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम एनर्जी का। इन्वेस्टमेंट फेज की बात करें कैसे हुआ। 2 ATP यूज हुआ, जो कि 2 मोल ऑफ ADP बना। एनर्जी पे ऑफ फेज में क्या बना? 4 ADP प्लस 4 फॉस्फेट मिलकर 4 ATP का फॉर्मेशन किया, 2 NADP प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 4 प्रोटॉन लेकर 2 NADH बनाया, और 2 मोल ऑफ पायरुवेट और H2O का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनता है तो 2 मोल ऑफ पायरुवेट वाटर बनता है, 4 ATP की फॉर्मेशन होती है, जहां पे 2 ATP यूज हो जाती है और 2 ATP यूटिलाइजेशन होती है। दो तो 4 ATP फॉर्म होते हैं, जहां पे 2 ATP यूज हो जाते हैं। 2 NADH 2 NAD प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाता है 2 NADH और 2 प्रोटॉन में। ठीक है, पायरुविक एसिड जो होता है वो क्या होता है? की प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, यानी कि लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन। पायरुविक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, किस कंडीशन में? एनारोबिक कंडीशन में। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड CO2 इन यीस्ट अंडर एनारोबिक कंडीशन। ये एग्जांपल्स हैं बच्चों। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी कि पायरुविक एसिड जो होता है वो चेंज हो जाता है एथेनॉल में, है ना। एथेनॉल और CO2 जो होती है वो किस में चेंज हो जाता है? यीस्ट में। और ये किस में? एनारोबिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड जो होता है वो क्रेब्स साइकिल में चला जाता है फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Here you can see the diagram of anaerobic respiration। देखिए 2 NADP प्लस
कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2 NADH में, और फिर क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज का जो ये ग्लाइकोलाइसिस है और ये फर्मेंटेशन की बात कर रही है। लैक्टिक एसिड किस में चेंज हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है और एथेनॉल बन रहा है किससे, CO2 से और पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है, एक एथेनॉल बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। और ग्लूकोज से क्या हो रहा है, ATP ADP में चेंज हो रहा है, 4 ADP 4 ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। फर्मेंटेशन की बात करें, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन जो होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जो कि एनएरोबिक कंडीशन में होता है, जहां पे ये बहुत सारे प्रोकैरियोट्स और यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट्स में होता है। यानी कि क्या मतलब हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बच्चों, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्लियर है। टाइप क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा होता है एल्कोहलिक, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है। एनर्जी का यील्ड क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन क्या होता है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन ग्लूकोज एंड नॉट ऑल ऑफ इट ट्रैप्ड एज एटीपी। ये है फर्मेंटेशन। ठीक है, ये प्रोसेस है, देखो फर्मेंटेशन का क्या है, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जहां पे NADP प्लस NADH प्लस में चेंज हुआ, फोस्फो ग्लिसरिक एसिड फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड से बना, पायरुविक एसिड से क्या बना, देखो लैक्टिक एसिड और एथेनॉल। एक तरफ तो बन रहा है लैक्टिक एसिड और एक तरफ बन रहा है एथेनॉल। ठीक है, एक तरफ क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड, और दूसरी तरफ बन रहा है बच्चों एथेनॉल, एज वी हैव डिस्कस्ड, लैक्टिक एसिड और दूसरा बन रहा है एथेनॉल। इसमें जो लैक्टिक एसिड में है वो जो NADH है वो चेंज हो रहा है किसमें, NADP प्लस में, NAD में प्लस में। ठीक है, जबकि एथेनॉल में जो है वो NADH कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NAD प्लस में। दोनों में सेम है, NADH और NADP प्लस में। क्लियर है। हमने अभी ये डायग्राम भी देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन का, 2 NAD और 2 NADH, NADH कन्वर्ट हो रहा है 2 NAD में। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बना है वो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन और एथेनॉल का फर्मेंटेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन की बात करें तो पायरुविक एसिड जो कि स्टार्टिंग कंपाउंड है, पायरुविक एसिड, फिर क्या बना, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कैटालाइज्ड द रिएक्शन, NADH प्लस H प्लस में रिड्यूसिंग एजेंट है, और लैक्टिक एसिड का एंड प्रोडक्ट क्या हो गया, लैक्टिक एसिड बना। पायरुविक एसिड से कैसे लैक्टिक एसिड बना, ये एक पूरा प्रोसेस है। चलिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें, दोनों का देखो स्टार्टिंग कंपाउंड जो है वो सेम है, पायरुविक एसिड। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एथेनॉल और CO2। पायरुविक डिहाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में जो कि एंजाइम है उससे क्या बना, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, सेकंड एंजाइम जो प्रोसेस में हुआ और उससे क्या बना, एथेनॉल बना है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है फर्मेंटेशन की, लो एनर्जी यील्ड होती है, हेजार्डस होता है, एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हेजार्डस होता है, सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस होता है, यानी कि यीस्ट जब मर जाता है तब एल्कोहल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, 13% तक पहुंच जाती है। क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ फर्मेंटेशन। अचार, अचार हम बनाते हैं, फर्मेंट करके ही बनाया जाता है अचार। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसकी बात करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक है, ये किस में हो जाता है, देखो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस हो रहा है ना बच्चों, ध्यान से सुनो, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये जब इसका जो प्रोडक्ट बना, क्या बना, पायरुविक एसिड। जो ये पायरुविक एसिड बना ये किस में गया, ये गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है, जिसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोला जाता है।
कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि क्या करता है, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम फ्रॉम पायरुवेट लिविंग CO2, सारे हाइड्रोजन एटम को हटा लेगा और क्या बच जाएगा, CO2। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स आर यूज्ड टू मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। एटीपी की सिंथेसिस होती है, एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस। क्लियर? हियर यू कैन सी द डायग्राम, एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें, आउटर मेम्ब्रेन, ये हम आगे सेल हमने ऑर्गेनल्स में पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर वगैरह। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमेबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए। इनर मेम्ब्रेन जो होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी की सिंथेसिस होती है। मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है साइटोप्लाज्म में, वो हो रही है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर क्या बन रहा है, क्रेब साइकिल। जो क्रेब साइकिल है वो कहाँ बन रही है, कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है, पायरुविक एसिड जो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, फिर क्या बनता है, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में क्या बनता है, कैटालाइज होकर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जहां पे एसिटिल कोएंजाइम बनता है जो कि प्रोडक्ट होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन का, फिर बनता है NADH और CO2 यानी कि अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। सॉरी, चलिए अब बात करते हैं हम क्रेब साइकिल की, जिसे तीसरी साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं क्रेब साइकिल की। इसको क्रेब साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, लोकेशन कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बिगिन टू द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। ठीक है, पायरुवेट से बनता है एसिटिल कोएंजाइम और फिर बनता है ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर बना साइक्लिक नेचर होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट रीजनरेट द स्टार्टिंग कंपाउंड। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम हमारे डायग्राम, एसिटल कोएंजाइम पायरुवेट, जो पायरुवेट बना था उससे बनता है एसिटिल कोएंजाइम। पायरुविक एसिड बना था उससे क्या बना, एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या बना, कोएंजाइम ए जो निकला है, फिर बना सिट्रेट, सिट्रेट से बना आइसोसिट्रेट, फिर थर्ड जो स्टेप है वो NADP प्लस चेंज हो गया NADH में और CO2 का रिलीज हुआ, जिससे अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना। अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सेल को एंजाइम में चेंज हुआ, CO2 का रिलीज हुआ और NADP का NAD प्लस का यूज हुआ, यानी कि अभी तक हमने 2 NAD प्लस यूज कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बना सक्सिनिल को एंजाइम, जहां से क्या बना, सक्सिनेट बना, एक GDP चेंज हुआ GTP में। एक मॉलिक्यूल ऑफ GTP में 3 ATP होते हैं। ठीक है, तो क्या बना, जीडीपी किस GTP चेंज हुआ, GDP चेंज हुआ GTP में, GTP चेंज हो जाता है GDP में, और इससे क्या बना, ADP चेंज हुआ ATP में, सक्सिनेट बना। फिर सक्सिनेट से क्या बना, फ्यूमरेट बना जो कि FAD प्लस और FADH2 में कन्वर्ट हुआ। वाटर का इंक्लूजन हुआ, मैलेट बना, मैलेट से ऑक्सिलो एसीटेट बना, यहाँ पे NADP प्लस यूज हुआ, 2 और NADH यूज हुआ। यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बना, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बने। ठीक है, 1 GTP बना, 1 GTP बना और 1 ATP बना। ठीक है, 1 ATP बना और 1 FADH2 बना। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम हमारी साइकिल को। चलिए फिर से बनाते हैं, देखते हैं।
पायरुवेट से क्या बना? पायरुवेट से एसिटाइल को, ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है, जिससे क्या बना? क्या बना? ये कितने कार्बन का है? ये 2 कार्बन का, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम से बना सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड से बना, यहाँ पे क्या हुआ? CO2 रिलीज हुई और क्या बना? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। बेटा ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से बना, यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस हुई है जिसका भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे बना सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। सक्सिनिक एसिड से बना मैलिक एसिड, अभी लिखेंगे हम कि क्या क्या यूज हो रहा है NaDH वगैरह। फिर बना ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, फिर बना सिट्रिक, ठीक है। ये एक प्रोसेस चली। चलिए अब हम बात करते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक में, यहाँ पे NaDH बना है। NAD मैं ये बाय डिफॉल्ट लिख रही हूँ, डायरेक्ट NaDH लिख, ठीक है, NaDH। फिर क्या बना? यहाँ पे CO2 का रिलीज हुआ, NaDH बना, ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP बना, ठीक है। और यहाँ बना FADH2, FADH2, यहाँ बना ऑक्जेलिक एसिड पे बना, ठीक है। ये है हमारी कौन सी? क्रैब साइकिल। और एक जो पायरुवेट से बना, यहाँ पे भी एक NaDH बना, ठीक है, क्लियर है। चलिए, और ये 2 कार्बन है ये, और यहाँ पे ये है सिट्रिक एसिड जो है वो 6 कार्बन की है, और ऑक्जेलिक एसिड एसिड ये है 4 कार्बन, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का है, अल्फा कीटोग्लूटारिक ये 6 कार्बन का है, मैलिक एसिड 4 कार्बन। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अब देखो, फोर NaDH बने, 4 NaDH बने, ठीक है। 1 GTP बना, ठीक है। 1 FADH2 बना, और ATP कितने बने? 1 ATP बना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? फिर से देख लेते हैं, पायरुवेट से क्या बना? पायरुवेट से बना एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है। एक FADH2 में 2 ATP बनते हैं, ठीक है। NADH में 1 ATP बनता है, एक NADH में, N के 4 ATP, और 1 GTP में 3 ATP, ठीक है। तो कितने हुए? 4 3 7, दोनों 10 ATP, 10 ATP प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल 10 ATP। ये था हमारा क्रैब साइकिल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पायरुवेट क्रैब साइकिल तो बहुत छोटा सा है ना। क्रैब साइकिल बहुत छोटा सा है। ग्लाइकोलाइसिस के थोड़े से स्टेप याद करने हैं, ये तो बहुत छोटा है, बहुत इजी है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, 4 NADH बना, 1 GTP बना, 1 FADH2 बना, और 1 ATP, ठीक है। चलिए,
अब बात करते हैं स्टेप्स इन क्रेब्स साइकिल। टीसीए साइकिल, सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, आइसोमराइजेशन होता है, डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है, रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है अभी। सिट्रेट का यानी कि एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो कंडेंस हो जाता है विद ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड इन फॉर्म ऑफ सिट्रिक एसिड। आइसोमराइजेशन होता है यानी कि सिट्रेट जो होता है वो आइसोमराइज्ड हो जाता है किसमें, किसमें हो जाता है, आइसोसिट्रेट में। फिर बनता है डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि क्या होता है, सक्सेसिव डी कार्बोक्सिलेशन लीड्स टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन एसिटिल कोएंजाइम। रीजनरेशन होता है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड का यानी कि सक्सिनिल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में, जो कि साइकिल को कंप्लीट करता है। हियर यू कैन सी द डायग्राम अगेन। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो 1 जीटीपी की सिंथेसिस होती है, 3 एनएडीएच। यहाँ पे वो पायरुवेट से वो नहीं हुआ है, हमने एक मॉलिक्यूल वहां पे भी लिया था, ठीक है ना, तो आपको याद होगा। 1 जीटीपी क्या होता है, इक्विवेलेंट टू एटीपी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। सक्सिन एनएडीएच की बात करें तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट स्टेप्स। साइकिल 1 FADH2 बनता है। क्लियर है यहाँ तक? ये है ट्राइकार्बोक्सिल एसिड साइकिल का। समटाइम्स रिफॉर्म एज द क्रेब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। इसको सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी बोला जाता है और ये इसेंशियल कंपोनेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP की जनरेशन होती है इसमें। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।